प्रेम पत्र एक आखिरी उम्मीद कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका किसी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें जिस जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है, उनकी पूर्ण सहमति ली गई है। किसी और व्यक्ति के जीवन की घटना से इसकी समानता होती है, तो वह सिर्फ संयोग मात्र होगी। अब तक आपने देखा, एक छेद के पीछे का अंधेरा गजोधर को रिया के होने का एहसास कराता है, तो अति उत्साहित गजोधर उसकी तरफ हवाई केस उछाल देता है। फिर नल पर रिया आकर उसे कड़े शब्दों में नसीहत देती है। बनी बात बिगड़ती देख गजोधर एक पत्र लिखता है और रिया को दिखाकर नल के पास खड़ी घास में रखकर भाग जाता है। और जब जवाब में रिया अपना पत्र देना चाहती है, तो गजोधर को उसके पीछे साजिश नजर आती है। अब आगे। लेकिन इस बार उसके मन में पनप रहे तरह तरह के विचार गलत थे। रिया नल पर आई और उसी घास में अपना पत्र रखकर चली गई। भागकर गजोधर ने पत्र उठाया और वहीं पढ़ना शुरू कर दिया। प्रिय गजोधर, आपने जो अपने साथी ऑटो ड्राइवरों की गलत सोच से मुझे अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने जीवन में कुछ उसूलों के साथ जीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी प्रकार से मेरे माँ बाप के सम्मान को ठेस पहुँचे। वह जिसे भी मेरे लिए चुनेंगे, वही मेरा प्यार और संसार होगा। एक नहीं, हमारे घर में 2 ऐसे जोड़े हैं जो शादी से पहले कहते थे तुम में हम नहीं, और अब शादी के बाद हर रोज उनमें आज तू नहीं या मैं नहीं होता है। तो प्लीज यह प्यार व्यार की उम्मीद मुझसे मत करना। हाँ, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आपको इसके अलावा किसी भी प्रकार की मेरी सहायता की जरूरत हो तो मैं सदैव तत्पर रहूंगी। आपकी दोस्त रिया। रिया, यह तूने क्या किया? गजोदर ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। इतनी मेहनत तुम्हारे उसूलों को जानने के लिए नहीं की थी। यह सब पढ़कर वह काफी हताश और निराश हो गया। अब गजोदर किसी तरह अपने आप को व्यस्त रखकर रिया को भूलना चाहता था, और उसी कोशिश में उसने ऑटो स्टैंड बदल लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद रिया को भी गजोदर के पत्र में लिखे कुछ शब्द नल और चाय की टपरी पर देखने को मजबूर कर रहे थे। अब उसका मन भी गजोदर से मिलने और उसके बीते कल को जानने के लिए मचलने लगा था। रिया ने इसी सिलसिले में गजोदर के गांव की संध्या से दोस्ती की और गजोदर के बारे में विस्तृत जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया। रिया, संध्या, तुम्हारे गांव का एक लड़का इतनी कम उम्र में ऑटो चलाता है। इसे इसके घर वाले पढ़ाते लिखाते क्यों नहीं? संध्या, कहीं तुम गजोधर की बात तो नहीं कर रही हो? रिया, हाँ हाँ, कितना मासूम है। उसकी मासूमियत पर मुझे बहुत दया आती है। संध्या, मासूम और गजोधर? नहीं नहीं, वह सिर्फ शकल से मासूम और अकल से पैदल है। रिया, क्यों, ऐसा उसने क्या किया है? संध्या, बस इतना जान लो, वह बहुत बड़ा आवारा किस्म का लड़का है। विस्तार से बताऊंगी तो शाम और शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन उसके कारनामों की सूची खत्म नहीं होगी। रिया, कोई बात नहीं, विस्तार से बताओ। फिर चाहे तो आज मेरे घर ही रुक जाओ। संध्या शरारती मुस्कान के साथ, क्यों, क्या तुम्हें भी गोल में फंसा लिया? रिया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे जानना है। संध्या, तो सुनो। हमारे गांव के चौराहे पर एक बड़ी राशन की दुकान थी, जिस पर घरेलू उपयोग का सारा सामान बाजार के भाव मिलता था। हमारे गांव के अलावा अगल बगल के गांव के कई परिवारों ने बाजार जाना बंद कर दिया था। स्कूल के बाद गजोधर बड़े भाई मनोहर के साथ दुकान पर पापा का हाथ बटाते थे। तब दोनों भाई गांव के प्राइमरी में पढ़ते थे और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। गजोधर का तो किताबों से इतना लगाव था कि जिस दिन उसे स्कूल नहीं जाने दिया जाता,
रो रो कर घर में कोहराम मचा देता था। वह इसी लगाव के कारण तब गांव के हम उम्र लड़कों में सबसे तेज था। इसीलिए और अच्छी पढ़ाई के लिए परिजनों ने एडमिशन शहर में करा दिया, जहां इसे कुसंगति की संगति से सिनेमा और क्रिकेट का ऐसा चस्का लगा जो मार प्यार और लाख समझाने पर भी खत्म नहीं हुआ। तभी संयोगवश पापा के इंतकाल से घर की परिस्थितियां विकराल हो गईं। तब छोटी उम्र में जिस संघर्ष, समर्पण और त्याग से मनोहर ने स्थिति को संभाला, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एक दिन मनोहर की अनुपस्थिति में गजोधर को दुकान संभालने की जिम्मेदारी मिली, जिसका जिम्मेदारियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उसने इसे एक मौके की तरह लिया और तिजोरी साफ करके बाजार जाकर सिनेमा देखा और खूब मटर गश्ती करके देर शाम वापस दुकान पर पहुंचा। उस दिन यह ढोंगी मंगलवार व्रत के कारण सुबह से भूखा था। आनन फानन में नहाकर दुकान में अगरबत्ती लगाई और जल्दबाजी में गमछा लपेट कर ही घर चला गया। दिवाली का समय नजदीक होने के कारण दुकान सामान से लबालब भरी थी। आधी रात को गांव में चीख पुकार का माहौल था। कोई सड़क से तो कोई खेतों से, सब अपनी अपनी बाल्टी लेकर आग बुझाने भाग रहे थे, जो कि दुकान में अत्यधिक डालडा रिफाइंड जैसे पदार्थ होने की वजह से संभव नहीं था। यह गमछा बांधे दूर खड़े होकर आग की लपटों की ऊंचाई देख रहा था। दिवाली पर घर की खुशियां होली की तरह धू धू करके जल रही थीं। मनोहर के खून पसीने की कमाई पल भर में राख हो गई। आग के लगने का सही कारण तो आज तक पता नहीं लगा, लेकिन इनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, इसलिए अगरबत्ती से ही आग लगी, यही सही माना गया। इस विषम परिस्थिति में पूरे गांव ने चंदा जोड़कर नई दुकान बनवाने में मदद की, जो कि कभी पुरानी दुकान वाला रुतबा हासिल नहीं कर सकी और बंद हो गई। घर की नाजुक परिस्थितियों के बाद भी मनोहर ने हिम्मत नहीं हारी और कड़ी मेहनत मजदूरी करके इसे पढ़ाने की जी तोड़ कोशिश की। लेकिन गजोधर की आवारागर्दी, फिल्में देखना और सारे दिन मैच खेलना खत्म नहीं हुआ। शिकायत मिलने पर घर वाले डांटते तो स्कूल अटेंडेंस का हवाला देकर बच जाता, और जब स्कूल जाकर अटेंडेंस देखी जाती तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों समय की सारी अप टू डेट पाई जाती थी। फिर निगरानी के लिए चचेरे भाई युवराज का एडमिशन भी उसी स्कूल में करा दिया गया, जिसने एक दिन अचानक गजोधर की क्लास में जाकर देखा तो किताबों का बैग तो क्लास में था, लेकिन गजोधर नहीं था। यह पूरा प्रकरण युवराज ने घर बताया। फिर गजोधर को खूब मार पड़ी। तब पता लगा कि उसने गेटमैन से सेटिंग कर रखी थी। वह शुरुआती कुछ घंटे क्लास लेकर सिनेमा के समय निकल जाता था और इवनिंग अटेंडेंस से पहले क्लास में वापस आ जाता था। इस भाग के लिए इतना ही। अब अगले भाग में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।